हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एसपी क्लासेस पर। तो हम पढ़ रहे थे कक्षा 9 विज्ञान। कक्षा 9 विज्ञान में जो हम आपको पढ़ा रहे थे फिजिक्स। क्या पढ़ा रहे थे? फिजिक्स। देखिए, जो कक्षा 9 की विज्ञान है, कक्षा 9 की विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उसके अंतर्गत 3 पार्ट होते हैं। उनमें से जो सेकंड पार्ट है यानी फिजिक्स को हम आपको पढ़ा रहे हैं। और फिजिक्स में जो सेकंड चैप्टर था बल तथा गति के नियम, सेकंड चैप्टर का क्या नाम था? बल तथा गति के नियम। तो हम जो बल के बारे में पढ़ लिए थे कि बल क्या होता है, कि बल कितने प्रकार का होता है। तो हम गति के नियम को पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? गति के नियम। और गति के आपको पता होगा कि गति के 3 नियम थे। कितने नियम थे? 3। गति के कितने नियम थे? 3। यानी गति का पहला नियम यानी पहले नियम को जड़त्व का भी नियम कहा जाता था। ये आपको हम बता चुके हैं कि गति का प्रथम नियम क्या कहता है। फिर आज हम पढ़ेंगे गति का द्वितीय नियम। क्या पढ़ेंगे? गति का द्वितीय नियम। और गति के द्वितीय नियम को संवेग का नियम भी कहते हैं। जो गति का दूसरा है यानी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, इस नियम को संवेग का नियम भी कहते हैं। तो आइए हम सबसे पहले समझ लें कि संवेग क्या होता है, कि संवेग क्या है। जब संवेग पढ़ लेंगे तो पढ़ेंगे कि गति का द्वितीय नियम क्या है, कि इस नियम को ही बोला जाता है संवेग का नियम। तो आइए हम समझते हैं कि संवेग क्या है। संवेग यानी मोमेंटम, इसी को बोला जाता है मोमेंटम। आइए समझते हैं कि संवेग क्या है। देखिए, मान लो कि हमारे पास 2 बॉल हैं। संवेग को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा। मान लो कि हमारे पास 2 बॉल हैं, एक ये बॉल है, एक ये बॉल है। ये दोनों बॉल हैं। ये मान लेते हैं, मान लो ये लगभग 500 ग्राम की है। यानी ये पहली बॉल हो गई, ये दूसरी बॉल हो गई। आपको मानना है कि जो पहली बॉल है यानी जो गेंदा, पहला गेंद है, वो 500 ग्राम का है और दूसरा 600 ग्राम का है। ठीक है? हमारे पास कितनी बॉल है? 2। यानी जो पहली बॉल है वो लगभग 500 ग्राम का है और दूसरी जो बॉल है 600 ग्राम को है। इन दोनों बॉल को अगर किसी वेग से फेंक दिया जाए, इन दोनों बॉल को अगर किसी हम वेग से फेंक दें, अगर हम आपसे कह दें कि इन दोनों बॉल को आपको रोकना है, क्या करना है? रोकना है। तो जाहिर सी बात है कि जिस वस्तु का जो द्रव्यमान होगा कम होगा, उसको रोकने के लिए हमें कम बल लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कम बल लगाना पड़ेगा। यदि जिस वस्तु का द्रव्यमान जो है कम होगा तो हमें बल भी क्या लगाना पड़ेगा? कम। अगर ये वाली गेंद को अगर हमें रोकना है तो ये 600 ग्राम की है, इसका द्रव्यमान जो है इस वस्तु के द्रव्यमान से क्या है? ज़्यादा है। तो इसको रोकने के लिए हमें अधिक बल लगाना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब कि जिस वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा होगा उस वस्तु को रोकने के लिए अधिक बल लगाना पड़ेगा। द्रव्यमान का मतलब होता है वजन। द्रव्यमान का मतलब क्या होता है? वजन कह लीजिए, कि द्रव्यमान को ही बोला जाता है, वजन बोला जाता है। कि हम ये कहना चाहते हैं कि जो समझ के चलिए कि जो किसी वस्तु को अगर हमें रोकना है तो जो हम बल लगाते हैं वो जो बल होता है वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किसमें निर्भर करता है? वस्तु के द्रव्यमान पर। और दूसरी बात समझिए कि अगर इन दोनों बॉल को यानी इन दोनों गेंदों का अगर हम द्रव्यमान जो है वजन बराबर कर दें, क्या कर दें? बराबर कर दें कि 500 ग्राम की ये भी बॉल है और 500 ग्राम की ये भी बॉल है। अब इन दोनों को देखिए, ये जो दोनों वस्तु है या कोई गेंद है, इनका जो द्रव्यमान सेम है, यानी
500 ग्राम की ये है तो 500 ग्राम की ये भी है। अब देखिए दोनों का वजन बराबर है। यदि इस वाली वस्तु को हम लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंक दें, यानी इसको हम ये वाली बॉल को 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंक दें और ये वाली को हम फेंक दें 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, यानी कहने का मतलब ये वाली बॉल को हम बहुत तेजी से फेंक दें और ये वाली बॉल को हम ये वाली बॉल को जब हम फेंके हैं तो उससे हम कम बल लगाकर फेंक दें। यानी कहने का मतलब इसको हम फेंक रहे हैं 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से और दूसरी बॉल को हम फेंक रहे हैं 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। तो इन दोनों वस्तुओं को रोकने के लिए कैसा बल लगाना पड़ेगा, किस वस्तु पर ज़्यादा लगाना पड़ेगा और किस वस्तु पर कम लगाना पड़ेगा। यानी दोनों गेंद तो बराबर हैं, उनका द्रव्यमान बराबर है, तो हमें किस वस्तु को रोकने के लिए ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। तो देखिए हम जिस गेंद को अधिक वेग से फेंके हैं, यानी जिस गेंद को हम अधिक वेग से फेंके हैं उसको रोकने के लिए हमें अधिक बल लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? अधिक बल लगाना पड़ेगा। जिस वस्तु को यानी जिस गेंद को हम कम वेग से फेंके हैं तो उसको रोकने के लिए हमें कम बल लगाना पड़ेगा। तो ठीक है, तो जो बल होता है वो वस्तु के वेग पर भी निर्भर करता है। किस में निर्भर करता है? वस्तु के वेग पर। यानी किसी गतिशील वस्तु को रोकने के लिए जो बल होता है वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है और वस्तु के वेग पर निर्भर करता है। यानी दोनों पर निर्भर करता है कि वस्तु का वजन कितना है और वस्तु को कितनी स्पीड से फेंका गया है। यानी जितनी तेजी से फेंकोगे उसको रोकने के लिए आपको अधिक बल लगाना पड़ेगा। यानी वस्तु का द्रव्यमान चाहे बराबर हो लेकिन जिस वस्तु को आप तेजी से फेंकोगे उसको रोकने के लिए ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। तो जो संवेग होता है वो वस्तु के द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है, नहीं, जो बल होता है वस्तु के द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। तो आइए हम संवेग की परिभाषा लिखते हैं कि संवेग क्या है। संवेग किसको कहते हैं, संवेग का सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हेडिंग में आप लोग लिख सकते हैं संवेग। क्या लिख सकते हैं? संवेग। अगर आपसे कोई पूछ ले कि संवेग किसको कहते हैं, इसका सूत्र क्या होता है, तो ऐसे लिख सकते हैं कि किसी वस्तु के, क्या लिखेंगे, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग कहते हैं। क्या बोलेंगे कि संवेग किसको कहते हैं? कि किसी वस्तु के, कि कोई भी वस्तु है, किसी वस्तु के द्रव्यमान और यानी द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं। संवेग को किससे लिखते हैं? P से। कि संवेग किसे कहते हैं? किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग को P से प्रदर्शित करते हैं। देखिए इसका जो सूत्र हो जाएगा संवेग बराबर, क्या हो जाएगा? संवेग बराबर। संवेग किसको कहते हैं?
द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को किसको कहते हैं? द्रव्यमान और, यानी द्रव्यमान में अगर हम वेग का गुणा कर दें, द्रव्यमान में अगर हम वेग का गुणा कर दें तो किसके बराबर होता है? संवेग का। ये परिभाषा आपको रटना नहीं है, समझना है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। अच्छा, संवेग को P से लिखते हैं तो P बराबर द्रव्यमान को m लिखते हैं और गुणे वेग को v लिखते हैं। ठीक है, द्रव्यमान को क्या लिखते हैं? m और वेग को v। तो सूत्र क्या हो जाएगा? P बराबर mv। सूत्र क्या हो जाएगा? P बराबर mv, जहां m को क्या बोला जाता है? द्रव्यमान बोला जाता है। m को क्या बोला जाता है? द्रव्यमान। और वेग को क्या बोला जाता है? v। तो इसका सूत्र हो जाएगा P बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, यानी P बराबर mv। इसका अगर मात्रक निकालोगे तो P बराबर आ जाएगा। अच्छा देखिए, जो द्रव्यमान होता है इसका मात्रक होता है किलोग्राम और वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। तो इसका मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। जो संवेग होता है यह एक सदिश राशि होता है। कैसी राशि है? सदिश राशि। इसकी दिशा वही होगी जो दिशा बल की होगी। ठीक है, तो आप लोग सूत्र याद कर लेना। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, P बराबर mv। ये सूत्र आपको याद रख लेना है। देखिए, संवेग का सूत्र क्या है? P बराबर mv, यानी P गुणे v। ये किसका सूत्र है? संवेग का। यदि हम यहां पे जो वस्तु का द्रव्यमान 0 रख दें, यानी अगर हम m का मान 0 रख दें तो देखिए क्या होगा? P बराबर m का मान 0 गुणे v। 0 का गुणा v में करेंगे 0 ही रहेगा, तो P बराबर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यानी यदि हम किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है अगर उसको 0 रख दें तो संवेग भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यदि हम वेग 0 रख दें, क्या रख दें? अगर वेग 0 रख दें, यानी v का मान अगर इसमें हम 0 रख दें तो संवेग भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी m गुणे 0 तो बराबर हो जाएगा P बराबर 0 हो जाएगा। यानी अगर हम m का मान यानी द्रव्यमान 0 रख दें तो संवेग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यदि हम वेग 0 रख दें तो संवेग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यदि कोई वस्तु गति कर रही है, मान लेते जैसे हमारे पास ये मार्कर है, अगर इसको हम फेंक दें तो अगर हमारे हाथ में अगर आ जाएगा तो जो वेग है रुक जाएगा, यानी वेग क्या हो जाएगा? 0। तो संवेग क्या हो जाएगा? 0। यानी किसी वस्तु का अगर द्रव्यमान 0 है तो संवेग भी क्या होगा? 0। यदि कोई वस्तु गति कर रही है, यानी कोई वेग से गति कर रही है तो उसका संवेग कुछ और होगा। यदि वेग 0 हो जाएगा यानी रुक जाएगा तो उसका संवेग भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आइए हम इससे संबंधित कुछ सवाल लगाते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं। हम संवेग को समझ गए हैं, अब हम पढ़ेंगे गति का द्वितीय नियम, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इसको पढ़ेंगे कि गति का द्वितीय नियम क्या है। देखिए, जो गति का द्वितीय नियम ये कहता है, इसको हम पहले इसकी परिभाषा लिख दें तब इसको हम समझाते हैं कि गति का दूसरा नियम क्या कहता है कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल किसी वस्तु पर, गति का द्वितीय नियम क्या है कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल, किसी वस्तु पर लगाया गया बल, कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु के द्रव्यमान किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु के द्रव्यमान तथा
बल की दिशा में वस्तु के द्रव्यमान तथा बल की दिशा में किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु के द्रव्यमान तथा बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु के द्रव्यमान तथा बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। होता है। क्या है कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु के द्रव्यमान तथा बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि कोई वस्तु है, किसी वस्तु पर लगाया गया बल, यानी हम किसी वस्तु पर लगाए बल को मान लेते हैं F। क्या मान लेते हैं? F। कि कोई वस्तु है उस पर हम क्या बल लगा रहे हैं, किसी वस्तु पर लगाया गया बल, यानी बल को हम लिख दें F से। क्या होता है कि द्रव्यमान और बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के, यानी जो द्रव्यमान को हम लिख दें M और गुणे त्वरण को लिख दें A, यानी त्वरण को बोला जाता है इंग्लिश में एक्सीलरेशन। क्या बोला जाता है? एक्सीलरेशन। तो उसका हम एक पहला अक्षर ले लिए A। तो क्या होता है, किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ये किसका साइन है? अनुक्रमानुपाती का साइन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा F अनुक्रमानुपाती MA, M का गुणा कर देंगे MA आ जाएगा। अब इस अनुक्रमानुपाती को आपको हटाना है। कैसे हटाएंगे? अगर इसको हम हटाएंगे तो बराबर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बराबर, यानी इस चिन्ह को हटाएंगे तो बराबर लगाएंगे, लेकिन एक नियतांक आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नियतांक। और नियतांक को हम लिख दें K और MA को हम रख दें उसी तरह। कैसे हुआ है कि F अनुक्रमानुपाती MA, अगर इसको हटाएंगे तो बराबर आएगा, और इसको हटाएंगे जब बराबर आएगा तो इसके जगह लिखेंगे K। कोई नियतांक एक ले लेते हैं। ठीक है, तो आ जाएगा F बराबर KMA। यदि हम यहाँ पे K बराबर 1 रख दें, यहाँ पे प्रयोगों के आधार पर यदि हम K बराबर क्या रख दें? 1 रख दें, तो क्या आ जाएगा? F बराबर MA। सूत्र क्या आ जाएगा? F बराबर MA। तो ये सूत्र हो जाएगा न्यूटन के दूसरे नियम का सूत्र। न्यूटन का दूसरा नियम यही है। न्यूटन के दूसरे नियम से बल के सूत्र का निगमन होता है। जो न्यूटन का दूसरा नियम है, न्यूटन के दूसरे नियम से बल के सूत्र का निगमन होता है। जहां लिख दीजिए, जहां F को बोला जाता है बल, इस F को बल को बोला जाता है फोर्स, तो इंग्लिश में इसको लिखा जाएगा F। और M को बोला जाता है द्रव्यमान। M को क्या बोला जाता है? द्रव्यमान। और A को बोला जाता है त्वरण। A को क्या बोला जाता है? त्वरण बोला जाता है। देखिए F को क्या बोलेंगे? बल बोलेंगे। और द्रव्यमान को क्या बोलेंगे? M बोलेंगे। और त्वरण को क्या बोलेंगे? A बोलेंगे। तो ठीक है, ये वाला सूत्र लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये सूत्र है। अगर ये सूत्र आपको याद है F बराबर MA, तो लगभग इस प्रश्नावली के जितने सारे सवाल हैं लगभग इसी सूत्र में लग जाएंगे। ठीक है, तो हो जाएगा इसी ये वाले सूत्र जो है इसी को लिख सकते हो, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, क्योंकि वही सूत्र है। F बराबर MA, F को बोलेंगे बल और M को बोलेंगे द्रव्यमान और A को बोलेंगे त्वरण। तो सूत्र हो जाएगा बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। ये सूत्र आप लोग लिख लीजिए, F बराबर MA, ये सूत्र है। ठीक है, तो जो बल का मात्रक होता है, चलिए हम बल का मात्रक निकालते हैं।
कि बल का मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो देखिए जो बल होता है, सूत्र क्या होता है बल का, F बराबर ma। ये तो सूत्र है। ये सूत्र कहाँ से निकला, न्यूटन के दूसरे नियम से। तो F बराबर ma, तो F बराबर जो द्रव्यमान होता है इसका मात्रक होता है किलोग्राम, और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो एक इसका मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एक तो ये मात्रक हो गया। एक बल का मात्रक न्यूटन भी होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है। न्यूटन को लिख सकते हैं एन से। बल के आपको एक दो मात्रक याद रख लेने, एक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, एक बल का मात्रक होता है न्यूटन होता है। ठीक है, तो बल एक सदिश राशि है, ये भी आपको याद रख लेना है कि बल कैसी राशि है, बल एक सदिश राशि है। ये न्यूटन का दूसरा नियम कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी F बराबर ma। आइए हम इससे संबंधित कुछ सवाल लगाते हैं। देखिए आप लोग क्वेश्चन स्क्रीन पर पढ़ भी सकते हो कि 6 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी गेंद में, क्या बोला गया है कि 6 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी गेंद में 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी। यदि आपको फिजिक्स के सवाल को लगाने हैं तो सबसे पहले आपको ये पता हो जाना चाहिए कौन किसका मान दिया है। जैसे इसमें बोला है 6 किलोग्राम द्रव्यमान, हम आपको बताए थे कि जो द्रव्यमान होता है द्रव्यमान को किससे लिखते हैं, यम से लिखते हैं, यानी इसमें यम का मान दिया है 6 किलोग्राम। यम का मान कितना दिया है, 6 किलो। यहाँ लिखेंगे m बराबर लिखेंगे 6 किलोग्राम। ये होता कोई गेंद है, मान लेते हैं ये हमारे पास एक गेंद है, इसका जो द्रव्यमान है वो 6 किलोग्राम है। कितने किलोग्राम है, 6 किलोग्राम, यानी 6 किलो की गेंद है। फिर क्या है, किसी गेंद में 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण है, यानी त्वरण को किससे लिखते हैं, अभी हम बताए थे कि त्वरण को ए से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, ए से, और ए का मान दिया है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये किसका मान दिया है, ए का मान दिया है। ए का इसी त्वरण जब बोले तो आपको समझ जाना है कि ए का मान है। ठीक है, फिर आपसे बोला है कि कितने बल की आवश्यकता होगी, यानी कितने बल, यानी बल मतलब क्या निकालेंगे, एफ। किसका मान निकालेंगे, यफ का मान हमें निकालना है। देखिए यम का मान दिया है, ए का मान दिया, तो यफ का मान निकालना है, यानी न्यूटन के दूसरे नियम का सूत्र। अच्छा, यफ बराबर सूत्र क्या होता है, एम ए। सूत्र यही होता है, यफ बराबर एम ए। तो यफ का मान निकालना, तो यफ बराबर एम का मान क्या रख देंगे 6, ए का मान क्या रख देंगे 4। ठीक है, समझना है आपको। सूत्र क्या लगाएंगे, यफ बराबर एम ए, तो यफ बराबर 6 और 6 चौको 24, तो हो जाएगा यफ का मान कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। यफ बराबर 24। अच्छा, यफ का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, तो यहाँ लिख देंगे न्यूटन। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। ये वाला अगर सूत्र आपको याद है यफ बराबर एम ए, तो लगभग इस चैप्टर के लगभग सारे सवाल आप लोग हल कर लोगे।